दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जान लेंगे क्लास 6 के साइंस का 7th चैप्टर पौधों को जानिए के बारे में और साथ ही जान लेंगे इस चैप्टर से जुड़े क्वेश्चंस और आंसर्स के बारे में। तो चलिए आज का ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा आप सभी देख पा रहे हैं, इस चैप्टर्स का हेडिंग है पौधों को जानिए, है ना। तो इस चैप्टर्स में कौन सी बातें बताई गई हैं, सबसे पहले हम वो बातें जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा इस चैप्टर्स के हेडिंग से ही हमें पता चलता है कि पौधों को जानने यानी पौधों के ही बारे में आपको बहुत सारी बातें बताई गई हैं। पौधे होते क्या है, क्या होते हैं लताएं, क्या होते हैं शाक, ठीक है ना। ये विभिन्न प्रकार के पौधों की श्रेणी है, ठीक है ना, वर्गीकरण है, उनके बारे में आपको बताया गया है। और साथ में आपको यह बात भी बताई गई है कि पौधों के किसी भी पौधों के जो विभिन्न प्रकार के जो अंग होते हैं, उनके जो पार्ट्स होते हैं, भाग होते हैं शरीर के, वो आखिर क्या होते हैं, ठीक है। जैसे किसी भी प्रकार के पौधे में पत्तियां होती हैं, जड़ें होते हैं, तने होते हैं, शाखाएं होते हैं, फल होते हैं, फूल होते हैं, उनके बारे में आपको काफी अच्छे से इस चैप्टर्स में बातें बताई गई हैं, जहां पर काफी सारे बातों को आप सीख सकते हैं, जान सकते हैं, जो आपको अभी तक पता नहीं है। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर इस चैप्टर्स के हेडिंग में जो बातें बताई गई हैं पौधों को जानिए में, आखिर पौधों शब्द का यानी पौधे शब्द का, प्लांट शब्द का आखिर क्या मतलब होता है। तो फ्रेंड्स, जैसा आप सभी जानते हैं कि पौधे जो होते हैं वह एक बहुकोशिकीय जीव है। आपको जानना है, पौधे हैं बहुकोशिकीय, कहने का मतलब उनमें काफी सारे सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, ठीक है ना। और यह जो होती हैं पौधे, यह एकमात्र एक ऐसा जीव है जो CO2 को लेकर यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ये गैस जो प्रेजेंस होते हैं वायुमंडल में, उनको लेकर ऑक्सीजन्स को रिलीज करता है। और इसी ऑक्सीजन्स को हम सांस के द्वारा हम इन्हें प्राप्त करते हैं और हम आज जी पा रहे हैं इसी पौधों के कारण ही। यह बात भी आपको जान लेनी है। और ये पौधे एकमात्र जीव है जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, यह बात भी आपने जानी है। और हम इस पौधों पर डिपेंड है, बल्कि मनुष्य तो डिपेंड है ही, निर्भर है। और साथ में कई सारे एनिमल्स, जानवर जो हैं इस पौधे पर निर्भर है। जैसा कि आपने पिछले चैप्टर्स में आपने जाना था कि हम जो भोजन है वो कहां से प्राप्त करते हैं, और साथ में आपने जाना था कि आखिर शाकाहारी प्राणी वो कैसे पौधे पर निर्भर रहते हैं। तो फ्रेंड्स, और आप ये बात भी जान लें कि पौधे जो होते हैं एकमात्र ऐसे प्राणी हैं जो भोजन अपना खुद बनाते हैं। मिट्टी से खनिज और लवण जल लेते हैं, ठीक है ना। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड्स लेते हैं और सूर्य की रोशनी के द्वारा अपना भोजन ये खुद तैयार करते हैं, और उसी भोजन पर हम सभी निर्भर भी होते हैं। पौधे हमें छाया देते हैं, हमें फल देते हैं, हमें फूल देते हैं। और पौधे के तने को काटकर हम बनाते हैं कागज। और हम पौधों को इसलिए काट देते हैं क्योंकि हमें ईंधन जलाना होता है, ईंधन के रूप में हमें उन्हें पाना होता है। तो फ्रेंड्स, जैसा आपने जाना कि पौधे जो होते हैं हमारे जीवन के लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं, तो फ्रेंड्स अब हमें जान लेना है कि ये पौधे कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने अपने आसपास में बहुत सारे पौधे देखे हैं, बहुत ऐसे पौधे देखे हैं जिसमें फूल लगते हैं, बहुत ऐसे पौधे देखे हैं जिसमें फल लगते हैं, और बहुत सारे ऐसे पौधे देखे हैं जो हरे रंग के होते हैं, काफी कमजोर होते हैं और जमीन में ही रेंगते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे पौधे देखे हैं जो काफी हमारे जैसे ऊंचाई होते हैं, हमारे जैसे ऊंचाई
के बराबर होते हैं, कुछ पौधे छोटे होते हैं, कुछ हमसे काफी ज्यादा लंबे होते हैं और कुछ पौधे काफी मजबूत होते हैं उनके तने, ठीक है ना। काफी सारे आपने पौधों के विभिन्न भागों को भी देखा है, पौधों के विभिन्न श्रेणियों के बारे में देखा है, पर जाना नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस चैप्टर्स में जानने की कोशिश करेंगे कि एक पौधे जो होते हैं ना, पौधों को कितने श्रेणियों में रखा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, जैसा आप सभी देख पा रहे हैं कि ये जो पौधे हैं विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं पिक्चर्स में भी, ठीक है ना। अब है हमें जानना कि पौधे जो होते हैं वो कितने प्रकार के हो सकते हैं। उनमें से एक प्रकार होता है शाख का, एक प्रकार होता है झाड़ी का और एक प्रकार होता है वृक्ष का। यानी शाख, झाड़ी और वृक्ष, ये होते हैं पौधे के श्रेणियां। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि आखिर ये शाख जातीय जो पौधे होते हैं ये किसे हम कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा आप सभी जानते हैं कि हरे एवं कोमल तने वाले जो पौधे होते हैं उन्हें हम कह रहे हैं शाख जातीय पौधे। याद रखना है आपको, ठीक है ना। हरे एवं कोमल तने वाले पौधे होते हैं, काफी कमजोर होते हैं, हरे दिखाई देते हैं, सामान्यतः ये छोटे होते हैं और इनमें जो ब्रांचेस जो हैं यानी जो शाखाएं हैं वो काफी कम होती है, या फिर आप बोल सकते हैं ऑलमोस्ट नो, या फिर नहीं के बराबर इनमें शाखाएं होती हैं। जैसा आप सभी देख पा रहे हैं कि इन्हें हम कह रहे हैं शाख जातीय पौधे। अब हमें जान लेना है कि आखिर झाड़ी एवं वृक्ष जो है उन वो हम किन्हें कह रहे हैं। आपको याद रखना है, जो झाड़ियां हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके तने जो होते हैं वो आधार मतलब मिट्टी, ठीक है ना, जिनसे वो लगे होते हैं, बढ़ रहे होते हैं, जिन्हें पकड़कर वो अभी तक खड़े हैं, वो होते हैं उनके आधार। तो कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके तने आधार के समीप, नजदीक, ठीक है ना, वो उनसे वो निकलती है और वो काफी कठोर भी होती है, लेकिन अत्यधिक मोटी उनके तने जो है मोटे नहीं होते हैं, उन्हें हम कह रहे हैं झाड़ियां, ठीक है ना। आपको यह बात भी जान लेनी है। फ्रेंड्स, अब आपको जान लेना है कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो जमीन से काफी ऊंचे होते हैं, उनमें शाखाएं भी होती हैं, ठीक है ना। उनके तने भूरे रंग के होते हैं, गहरे रंग के होते हैं, काफी मजबूत होते हैं, उनके तने काफी मोटे भी होते हैं, ठीक है ना। और उनके जो शाखाएं हैं वो भूमि से काफी ऊंचे ऊंचे होने के बाद उनकी शाखाएं निकलती है। जैसे झाड़ी में जो भूमि के आधार के समीप, नजदीक में ही उनकी शाखाएं निकलती हैं, पौधे ऐसे पौधे हैं जिनमें जो उनके ब्रांचेस, जो उनके शाखाएं हैं वो जमीन के नजदीक नहीं निकलती है, काफी ऊपर से निकलती है। ऐसे पौधों को हम कहते हैं वृक्ष। आपको याद रखनी है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग शाख, झाड़ी और वृक्षों को अलग अलग पहचानने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको वीडियोस में भी बताया कुछ देर पहले कि शाख किन्हें कहते हैं, ऐसे पौधे जो काफी छोटे होते हैं, जिनके तने हरे होते हैं, कोमल होते हैं, ज्यादा शाखाएं इनमें नहीं होती हैं, उन्हें हम कह रहे हैं शाख। आप पिक्चर्स में भी देख पा रहे हो, सूर्यमुखी, टमाटर, सरसों, गाजर, अदरक ऐसे पौधे के उदाहरण हैं, इन्हें हम शाख के रूप में हम कह सकते हैं। नेक्स्ट आप देख पा रहे हो पिक्चर्स में कि झाड़ियां जो है वो क्या है, इनकी जो शाखाएं हैं, तने हैं, वो जमीन से नजदीक से निकल रही हैं, इनके तने तो सख्त हैं लेकिन वो मोटे नहीं है, ठीक है ना। तो उदाहरण के रूप में अगर कहें कि झाड़ियों के उदाहरण क्या है, तो आप कहोगे गुलाब, गुड़हल, अनार, जैस्मिन, नींबू, मेहंदी ऐसे पौधे हैं जो झाड़ियों के उदाहरण हैं। आप नेक्स्ट हम देख लेंगे कि वृक्ष के बारे में। जैसा आप सभी पिक्चर्स में देख पा रहे हो, पौधे काफी लंबे हैं, काफी ऊंचे हैं, सख्त हैं, मोटे हैं, इनके शाखाएं भूमि से काफी ऊंची निकली हुई है, ठीक है ना। आप उदाहरण के रूप में कहें तो हम कहेंगे आम के वृक्ष, नीम के वृक्ष, बरगद के वृक्ष, नारियल के वृक्ष, ऐसे जो पौधों के उदाहरण हैं जिन्हें हम वृक्ष के रूप में हम कह रहे हैं। यानी वृक्ष
के रूप में हम वर्गीकृत कह रहे हैं। इससे पहले इन तीनों को आपको अच्छे से पहले समझना है फ्रेंड्स। चलिए अब हम लोग जान लेंगे विसर्पी लता के बारे में और आरोही लता के बारे में। तो फ्रेंड्स चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं विसर्पी लता के बारे में। ऐसे पौधे जिनके तने काफी कमजोर होते हैं, ऐसे पौधे सीधे खड़े भी नहीं हो सकते हैं, इसलिए सीधे खड़े नहीं होने के कारण ये जमीन पर ये फैलने लगती है, बढ़ने लगती है। ऐसे पौधों को हम कह रहे हैं विसर्पी लता। जैसा आप इन पिक्चर्स में भी देख पा रहे हैं, ऐसे पौधे आप देख पा रहे हैं सीधे खड़े नहीं हो पा रहे हैं, वो जमीन पर फैल गए हैं, विसर्पी लताएं हम उन्हें कह रहे हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग जान लेते हैं आरोही लता के बारे में। जैसा आप पिक्चर्स में भी देख पाते हैं, ऐसे पौधे जिनके तने कमजोर होते हैं, हरे रंग के होते हैं, लेकिन इनके तने कमजोर होने के कारण ऐसे पौधे खड़े नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। इन्हें आपको याद रखनी है, इसीलिए ये जमीन पर फैलने लगती है या फिर किसी ऐसे सहारे या फिर कैसे किसी ऐसे ढांचे के सहारे जब वो प्राप्त करती है किसी ढांचे को, तो वो उनके सहारे ऊपर बढ़ने लगती है। जैसा इसके नाम से पता चल रहा है, आरोही लता, आरोही मतलब ऊपर बढ़ना, आगे बढ़ना, ठीक है ना, धीरे धीरे बड़ा होना, ठीक है ना। अब उस स्ट्रक्चर, उस ढांचे के सहारे या अब बढ़ने लगती है, ऊपर चढ़ने लगती है, जिसे आपको समझना है। आप पिक्चर्स में भी आप देख पा रहे हैं, आरोही लता की ये उदाहरण है, ठीक है ना। किसी स्ट्रक्चर्स, किसी भी ढांचे के सहारे वो अब ऊपर की ओर जो है वो फैल रही है, इसे आपको समझना है फ्रेंड्स। आरोही लता के बारे में एक विशेष बातें जो आपको जान के ये रखनी है कि आरोही लता में एक ऐसा विशेष संरचनाएं पाई जाती हैं ऐसे पौधों में, जिसे हम लोग कहते हैं लता तंतु। इंग्लिश में उसका नाम है टेंड्रिल्स, याद रखनी है। एक विशेष प्रकार का संरचनाएं होती हैं जिसके सहारे वह किसी भी स्ट्रक्चर और किसी भी ढांचा को वो पकड़ लेती है और धीरे धीरे उसी लता तंतु के सहारे यह अपने पूरे शरीर को फैलाती है और धीरे धीरे ये जो पौधे हैं ये बढ़ने लगती है। इसे आपको याद रखना है फ्रेंड्स। जैसे अगर उदाहरण के रूप में हम अगर आरोही लता के बारे में कहें कि आरोही लता का उदाहरण क्या है, कौन से पौधे हैं, तो आप लिखोगे मनी प्लांट का पौधा आरोही लता का उदाहरण है, मटर का पौधा, साथ में सेम का पौधा। ये ऐसे पौधे हैं जो आरोही लता के रूप में हम उन्हें कहते हैं। यह बात भी आपको याद रखनी है फ्रेंड्स अब हम लोग कुछ बातें जान लेंगे तना के बारे में। जैसा फ्रेंड्स आपने कुछ देर पहले पढ़ा कि तना अगर कमजोर होती है किसी भी पौधे के, तो फिर वो क्या कहलाते हैं, वो विसर्पी लता कहलाते हैं या फिर आरोही लता कहलाते हैं। वो सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं। तो आप जानते हो कि तना पौधे को किस प्रकार से सहायता करते हैं, यानी सीधा खड़ा होने में पौधों को सहायता करते हैं। ये तना वाला भाग, तना कौन सा पार्ट है इसे आपको समझना है पहले। जैसा आप पिक्चर्स में देख पा रहे हो, पौधे जो खड़े होते हैं ना, कोई भी पौधे जो खड़े होते हैं जमीन से ऊपर, वो जो उसे सीधा खड़ा किए हुए रखता है, वह जो भाग है लंबा मोटा हरे रंग का होता है। या फिर आप देखोगे कुछ पौधों के जो भूरे रंग के होते हैं ना, वो काफी मजबूत होते हैं, ठीक है ना, मोटे भी होते हैं। तो वो तना वाला पार्ट है, इसे पहले आपको समझना है। और ये तना पत्तियों पर बने भोजन को विभिन्न भागों पर ले जाती है, पौधों को सहारा प्रदान करती है। इन बातों को आपको जानना है फ्रेंड्स, ठीक है ना। और इसमें इसी तने पर ही शाखाएं निकलती हैं, इन्हीं तने से ही शाखाएं निकलती है जिन पर फल फूल लगते हैं। फ्रेंड्स अब हम लोग जान लेंगे पत्तियों के बारे में। पत्ती क्या होते हैं? तो फ्रेंड्स किसी भी पौधे का पत्ती वह भाग है जिसमें पौधे अपना भोजन बनाते हैं, और इस प्रकार से पत्ती किसी भी पौधे का रसोई घर कहलाता है। यह बात भी आपको जान लेनी है, ठीक है ना। पत्ती का रंग जो है वो हरा क्लोरोफिल
क्लोरोफिल के कारण से होता है, यह बात भी आपको जान लेनी है। और पत्तियों में विभिन्न प्रकार की संरचनाएं भी पाई जाती हैं। पत्तियों के विभिन्न प्रकार के नाम भी होते हैं। जैसा कुछ भाग है आपको पहले समझना है। पत्ती का वह भाग जो तना से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है ना, उसे हम लोग पर्णवृंत कहते हैं। पर्ण यानी पत्ती और वृंत मतलब जो पार्ट जिससे जुड़ा हुआ है, किनारा, ठीक है ना, यानी पत्ती का वह भाग जो तने से जुड़ा हुआ होता है, उस भाग को हम लोग कहते हैं पर्णवृंत। जैसा आप सभी देख पा रहे हैं, पर्णवृंत क्या है? पर्णवृंत पत्ती का वह भाग जो तने से जुड़ा हुआ होता है, उन्हें हम लोग कह रहे हैं पर्णवृंत। आप देख पा रहे हो पिक्चर्स में भी। अब हमें जानना है कि फलक क्या होता है। फलक वो कौन सा भाग है पत्ती का जिसे हम लोग कह रहे हैं फलक। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं पत्ती का वह भाग जो चपटा होता है, ठीक है ना, हरे रंग का चपटा होता है, जिस पर प्रकाश की रोशन, सूर्य की रोशनी पड़ती है, जिस पर खाना बनाई जाती है, वह पार्ट जो है वो कहलाता है फलक। आपको याद रखनी है फ्रेंड्स। इसी फलक पर, पूरे पत्तियों के फलक पर पौधों का जो खाना है वो बनता है इसी फलक पर, ठीक है। और ये पोर्शन, ये भाग हो गया पर्णवृंत का, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा कुछ देर पहले। पत्ती का वह भाग जो तना से जुड़ा हुआ होता है वो हो गया पर्णवृंत, और पत्ती का वह भाग, हरे रंग का चपटा भाग जिस पर पौधे अपना खाना बनाती है, वो कहलाता है फलक। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और जान लेंगे कि आखिर सिराएं क्या होती हैं। क्या होती हैं सिराएं जो पत्तियों पर उपस्थित होती है? तो फ्रेंड्स, सिराएं वो संरचना है, पतली और दुबली पतली ऐसी संरचनाएं हैं जो पत्तियों पर उपस्थित होती हैं। उन रेखित संरचनाओं को हम सिराएं कहते हैं। सिरा का बहुत सारा काम होता है, इसे भी आपको पहले समझ लेना है। जैसा आप सभी जानते हैं, सिराएं वह भाग है जहां तक जो पौधे हैं वहां तक सिराएं जहां तक मौजूद होती हैं पत्तियों पर, वहां तक इसका मतलब खनिज लवण जा रहे हैं पौधों के, ठीक है ना। ये बात भी आपको जान लेनी है। अब है कि मध्य शिरा क्या होते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी पत्तियों पर एक मोटी सी संरचनाएं दिखाई देती हैं, जिसे हम लोग कह रहे हैं मध्य शिरा। अगर देखा जाए, अगर हम समझने की कोशिश करें मध्य शिरा क्या है, आप पिक्चर्स में देख पा रहे हो, एक मोटी सी संरचनाएं पत्ती के बीचों बीच से होकर गुजरी हुई है, जिसे हम लोग कह रहे हैं मध्य शिरा। याद रखनी है, ठीक है ना। ये हो रहे हैं मध्य शिरा। अब हम लोग जानना है हमें कि आखिर शिरा विन्यास क्या होता है। पत्तियों पर सिराओं का जो विभिन्न प्रकार से डिजाइन होता है, उन्हें हम लोग कह रहे हैं सिरा विन्यास। इसे आपको पहले समझना है। सिरा विन्यास पत्तियों पर उपस्थित ऐसी संरचनाएं जो सिराओं के डिजाइन को बनाती है, ठीक है ना, उन्हें हम लोग कह रहे हैं सिरा विन्यास। सिरा विन्यास में क्या ऐसा होते हैं, बहुत सारी सिराएं होती हैं जिसकी संरचना जो होती है वो बनाती है पत्तियों को, ठीक है ना। और उन्हीं के ऊपर पत्तियां जो होती हैं वो पूरी तरह से निर्भर करती हैं उसी संरचनाओं पर। इसे भी आपको जान लेनी है, ठीक है ना। अब है कि ये सिराएं, जो सिरा विन्यास होती है, ये दो प्रकार की होती है। एक सिरा विन्यास होता है जालिका रूपी, यानी जालिका के फॉर्म्स का एक होता है नेट जैसा होता है, ठीक है ना, जाल जैसा होता है। और एक होता है समानांतर शिरा विन्यास। इसे भी आपको पहले समझना है फ्रेंड्स। जैसा आप सभी पिक्चर्स में भी देख पा रहे हैं कि क्या है समानांतर शिरा विन्यास और क्या है जालिका रूपी शिरा विन्यास। ये आप देख पा रहे हो, एक पत्तियां हैं जिस पर संरचनाएं हैं सिरा विन्यास की संरचनाएं हैं, जिस पर आप देख पा रहे हो एक मध्य शिरा, जो बीच से मोटी सिराएं हैं, उन्हें हम लोग कह रहे हैं मध्य शिरा, ठीक है ना। ये मोटी जो सिराएं हैं जो पत्ता से एक पार से अलग दूसरे पार तक जा रही है,
इसे यह पार्ट जो है सिरा विन्यास कहलाता है, मध्य सिरा विन्यास, ठीक है ना। मध्य सिरा बीच वाला जो काफी मोटा होता है, और सिरा विन्यास वह भाग है जो सिरा की संरचनाएं कर रही है। ये जालिका रूप में संरचनाएं हैं, ठीक है ना। इसीलिए ऐसी पत्तियां जो हैं जिन पर सिराएं काफी जालिका जैसी फैली होती हैं, उन्हें हम जालिका रूपी सिरा विन्यास कह रहे हैं, ठीक है ना। आप देख पा रहे हो पिक्चर्स में। और क्या होती है समानांतर सिरा विन्यास, इसे आपको समझना है। पत्तियों पर समांतर रूप से सिराओं की जो संरचनाएं होती हैं वो कहलाती है समानांतर सिरा विन्यास। जैसा आप पिक्चर्स में भी देख पा रहे हो, ये है पत्तियां, और इसकी जो सिरा की जो संरचनाएं है वो लंबी लंबी समानांतर है, ठीक है ना। ऐसे समानांतर रूपी सिरा का जो एक डिजाइन होता है, इसलिए हम कह रहे हैं समानांतर सिरा विन्यास। इसे पहले आपको समझना है। ये पत्तियों का ही एक अलग डिजाइन होता है, ठीक है ना। यानी कुछ पत्तियां जो होती हैं वो जालिका शिरा विन्यास को बनाती है, और कुछ पत्तियां होती हैं समानांतर शिरा विन्यास को बनाती है। इस तरह से पौधों के पत्तियों का भी दो पार्ट आपने जाना। फ्रेंड्स, क्या आप ऐसा जानते हैं कि पत्तियों को देखकर, पत्ती की संरचनाओं को देखकर हम किसी भी पौधों के जड़ों के बारे में भी हम पता लगा सकते हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये सिरा विन्यास जो है ये काफी महत्वपूर्ण होती है, इसे भी आपको समझना है, ठीक है ना। जिस पौधे की पत्ती के सिरा विन्यास अलग फॉर्म्स होती है ना, अलग रूप का होती है, जैसे जालिका आपने देखा, और किसी भी पौधे की पत्तियां जो समानांतर सिरा विन्यास होता है, उन पौधों की जड़ भी अलग अलग होती है, इसे आपको समझना है। इसे हम लोग वीडियोस की में आगे पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग जान लेंगे कि आखिर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या होती है, ठीक है ना। ये आप देख रहे हैं वाष्पोत्सर्जन। तो फ्रेंड्स, जैसा आप सभी जानते हैं कि किसी भी प्रकार के जो पौधे होते हैं ना, वो अपनी जड़ों से क्या करते हैं, जड़ से खनिज लवण का अवशोषण करते हैं, और फिर ये तने के माध्यम से ये जो खनिज लवण जो जल है वो पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंच जाते हैं। अब आपको ये जानना है कि ये जो जल है अब बूंदों के रूप में पत्तियों से जल वाष्प के रूप में बाहर निकलती है। ऐसी प्रक्रिया वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कहलाती है। ये किसी भी पौधे में हमेशा रेगुलर, ठीक है ना, लगातार होती रहती है, जैसा आप सभी देख पा रहे हैं पिक्चर्स में भी। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया, अगर हम किसी भी पौधे को हम लोग अगर काट लेते हैं, ठीक है ना, तो अगर उस पर प्लास्टिक से अगर हम ढक देते हैं, तो आप देख पाओगे कि प्लास्टिक पर बहुत सारे जल की बूंदें हो गई है, एक वेपर भाप सा बन गया है। यही वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया है, इसे हमें समझना है। तो फ्रेंड्स, अब हमें जान लेना है प्रकाश संश्लेषण इस शब्द का आखिर क्या मतलब होता है। जैसा आप सभी देख पा रहे हो, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके कारण से पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है, इसे पहले आपको समझना है। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड्स की सहायता से कोई भी पौधा अपने भोजन को बनाते हैं। वह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाती है, और इसी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान ही ऑक्सीजन का रिलीज होता है, यानी ऑक्सीजन कोई भी पौधा बाहर करती है, ठीक है ना, और जिसके कारण से हम उस ऑक्सीजन को लेकर ही हम आज जीवित हैं। क्या हम कौन से गैस को हम लेते हैं, अब आप आगे इस चैप्टर्स में, इस साइंस की बुक में आगे पढ़ोगे चैप्टर्स में कि हम जो गैस लेते हैं उस गैस का नाम है ऑक्सीजन, और जिस गैस को हम त्याग करते हैं उस गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, और इसी कार्बन डाइऑक्साइड को यह पौधे लेती है, इसे भी आपको समझना है। और कार्बन डाइऑक्साइड को वह लेती है और वो छोड़ती है किसे, ऑक्सीजन गैस को, और उसी ऑक्सीजन गैस को हम लेते हैं। और इस प्रकार से वायुमंडल में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक समन्वय बना रहता है, इसे भी आपको समझना है फ्रेंड्स।
फ्रेंड्स, अब हमें जान लेना है किसी भी पौधों के जड़ के बारे में। तो जैसा आप सभी देख पा रहे हैं, जड़ ये कौन सा पार्ट है, इसे पहले हमें समझना है। तो फ्रेंड्स, जैसा आप सभी जानते हो, जड़ वह पौधे का भाग है जिससे कोई भी पौधे मिट्टी से खनिज, लवण, जल को अवशोषित करते हैं। वह भाग जो होता है जड़ कहलाता है। और जड़ ही वह भाग है जिसके कारण से मिट्टी में कोई भी पौधा स्थिर बना हुआ रहता है। इसीलिए जड़ों को हम स्थिरक भी कहते हैं। जड़ वह भाग है जो मिट्टी में पौधों को अच्छे से पकड़ के मजबूती प्रदान करता है। ठीक है ना, इसे आपको समझना है। अब ये जड़ कितने प्रकार की होती है, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। जड़ मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक को हम कहते हैं मूसला जड़ और दूसरे को कहते हैं रेशेदार जड़ और जकड़ा जड़। ठीक है ना, इससे पहले आपको समझना है कि मूसला जड़ क्या होती है और क्या होते हैं रेशेदार जड़ें। मूसला जड़ वह जड़ है जिसमें एक जड़ का एक भाग मुख्य भाग होता है और बाकी जो जड़ है उसके उससे पार्श्ववर्ती यानी उसके अगल बगल से निकली हुई रहती है। एक मुख्य जड़ होता है, जैसा आप पिक्चर्स में भी देख पा रहे हैं, एक मुख्य जड़ है और बाकी जो है वो उसके आसपास से निकली हुई है। ठीक है ना, ऐसे जड़ों को हम लोग क्या कह रहे हैं, इसे पहले आपको जानना है। तो ऐसे जड़ों को हम कह रहे हैं मूसला जड़। और रेशेदार जड़ क्या है? इस प्रकार के जड़ों में पौधे के कोई भी मुख्य जड़ नहीं मौजूद होती है। जो जड़ें होती हैं रेशे के समान चारों तरफ फैली होती हैं। लेकिन जड़ का क्या काम होता है? जड़ के जो काम होते हैं, जैसा मैंने कहा, मिट्टी से जल को अवशोषण करना और किसी भी पौधे को स्थिर बनाए रखना मिट्टी में। यह मुख्यतः काम दोनों ही जड़ें करती हैं। लेकिन जड़ों में यह अंतर होता है कि एक जड़ मुख्य जड़ होती है, बाकी उसके पार्श्ववर्ती होती है जिसे हम लोग मूसला जड़ कह रहे हैं। और कुछ पौधों में रेशेदार जड़ें पाई जाती हैं जिसमें कोई भी जड़ मुख्य जड़ नहीं होती है और सभी ऐसा लगता है कि सभी जड़ें ही मुख्य है, जैसे आप देख पा रहे हैं। ठीक है ना, इसमें कोई पार्श्व जड़ और कोई मुख्य जड़ मौजूद नहीं होती है। ठीक है ना, काफी सारे जड़ें उस पौधों को पकड़ी हुई होती हैं जमीन में। ठीक है ना, इसे आपको पहले समझना है। जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले कहा कि जो पौधे हैं उसके पत्तियों को देखकर उनके जड़ों के बारे में पता लगाया जा सकता है। अब वह बात आ गया है जब हम समझे कि आखिर कैसे जड़ों को, कैसे पत्तियों को देखकर उनके जड़ों के बारे में पता लगाया जा सकता है। जैसा हमने कुछ देर पहले पढ़ा फ्रेंड्स कि आखिर बहुत ऐसे पत्तियां हैं जिनमें जाली रूपक सिरा विन्यास होता है। जाली रूपक सिरा विन्यास जिस पौधे में होगा, जिस पत्तियों पर, उनकी जड़ें होंगी मूसला जड़ें। याद रखना है, जाली रूपक सिरा विन्यास हमने पढ़ा था, कुछ देर पहले पढ़ा। जाली रूपक सिरा विन्यास में उसकी जड़ें होती है मूसला जड़ें। इस प्रकार की जड़ें उस पर होगी। ठीक है ना। और जब ये रेशेदार जड़ें किस पर होगी या फिर ये जकड़ा जड़ें किस पर होगी? जिस पौधे की पत्तियां जो होती हैं वो, उनका जो सिरा विन्यास होता है वो कैसा होता है? वो समानांतर सिरा विन्यास होता है, जैसा आपने कुछ देर पहले पढ़ा। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग किसी भी पौधे के पुष्प के बारे में जान लेंगे कि आखिर पुष्प जो है वो कैसा दिखता है। जैसा आप सभी देख पा रहे हैं, पुष्प जो फूल जो होते हैं वो किसी पौधे का सबसे आकर्षणीय, सबसे आकर्षित वाला भाग है पुष्प। आप देख पा रहे हो, विभिन्न प्रकार के कीड़े मकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये पुष्प विभिन्न प्रकार के रंगों के ये होते हैं और इसी पुष्प में से ही विभिन्न प्रकार के मधुमक्खियां जो है वो शहद का अवशोषण करती हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग जान लेंगे पुष्प के विभिन्न भागों के बारे में। जैसा आप सभी देख पा रहे हैं, उनमें से पहली है पंखुड़ियां। ठीक है ना, ये पंखुड़ियां क्या होती हैं? पुष्प का वह भाग, ठीक है ना, जो
काफी चपटा होता है, पतला होता है, विभिन्न कलर का होता है, विभिन्न रंगों का होता है, ठीक है ना। उसे हम लोग कह रहे हैं पंखुड़ियां। ये पंखुड़ियां विभिन्न प्रकार के पौधों के विभिन्न आकार में हो सकती हैं, विभिन्न प्रकार के रंगों के हो सकती हैं, इसे आपको समझना है। और सबसे सुंदर और आकर्षक दिखने वाला पौधे का वह भाग जो फूलों में विद्यमान होता है, उसे हम लोग कह रहे हैं पंखुड़ियां। अब हम लोग जान लेंगे, जैसा आप सभी देख पा रहे हैं, ये हैं पंखुड़ियां। विभिन्न प्रकार के कलर्स हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं, आकर्षणीय लग रहे हैं ये पंखुड़ियां, ठीक है ना। विभिन्न प्रकार के रंगों के होते हैं, विभिन्न प्रकार के फूलों के अलग अलग इनके आकार होते हैं। अब हम लोग जान लेंगे फूलों के एक और अंगों के नाम, वह है बाह्यदल। ये बाह्यदल क्या होता है, पहले इसे समझना है। तो किसी भी पौधे का, किसी भी पौधे का फूलों का सबसे बाहरी वाला भाग जो पंखुड़ियों को अपने अंदर रखता है, वह भाग है बाह्यदल। याद रखना है, सबसे बाहरी वाला पार्ट किसी भी पौधे का वह होता है बाह्यदल, ठीक है ना। और अगर आपने कभी कली को ध्यान दिया है तो कली में आपने देखा होगा कि एक ग्रीनिश, एक पत्तियों जैसा भाग होता है जो अपने अंदर पंखुड़ी को संचित किए हुए रखता है, ठीक है ना, चारों तरफ से घेरे हुए रखता है। वह भाग है बाह्यदल का, जैसा आप सभी पिक्चर्स में भी देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं ना पिक्चर्स में, कि अपने अंदर ये कली जो है वो पंखुड़ियों को संचित किए हुए है, ठीक है ना। और धीरे धीरे जब ये कलियां खिल उठेंगी तो पंखुड़ी जो है वो चारों तरफ से काफी सुंदर एक आकार जो है वो ले लेती है। और बाह्यदल, ये जो हरे रंग की एक जो छवि आप देख पा रहे हो, वही भाग जो है फूलों का बाह्यदल होता है। यह फूल का सबसे बाहरी पार्ट होता है। तो पंखुड़ियां और बाह्यदल किसी भी प्रकार के पौधे के फूल का सबसे बाहरी भाग है, इसे आपको समझना है। ये बाह्यदल है, ठीक है ना। और पंखुड़ियां किसी भी प्रकार के पौधे का सबसे बाहरी भाग, इसे आपको समझना है। अब हम लोग जान लेंगे कि पौधे के फूल के अंदरूनी भागों के बारे में। तो फ्रेंड्स, अब हमें जान लेना है किसी भी प्रकार के पौधे के जो फूल होते हैं ना, वो फूल के जो अंदरूनी भाग होते हैं वो भाग आखिर हैं क्या। वो भाग है स्त्रीकेसर और पुंकेसर। क्या होता है स्त्रीकेसर और क्या होता है पुंकेसर, चलिए जान लेते हैं। किसी भी पौधे का सबसे अंदरूनी भाग कहलाता है स्त्रीकेसर। यह किसी भी पौधे का मादा जनन अंग है, इसे आपको जानना है, ठीक है ना। वह अंग स्त्री केसर कहलाता है। पुष्प का सबसे अंदरूनी वाला भाग, ठीक है ना, सबसे अंदर में रहता है। और स्त्री केसस के अंदर ही रहते हैं वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय की मौजूदगी इसी स्त्री केसर के अंदर होती है, जिसे हम खुली आंखों से नहीं देख पा रहे हैं। अंदर फूलों तक हमें फूल को अलग अलग पार्ट्स करने हैं, उनके अलग अलग भागों को विभक्त करना है, तभी हम भागों को देख पाएंगे, ठीक है ना। काफी अंदर में ये मौजूद होते हैं, अंदरूनी भाग है, जैसा मैंने आपको कहा। हम लोग जान लेंगे अब एक और शब्द के बारे में, एक और भाग के बारे में फूल के, वह है इसके पुंकेसर के बारे में। तो जिस प्रकार फूलों में आप तंतु देख पा रहे हो, विभिन्न प्रकार के लंबे एक तंतु दिखाई देते हैं, वह किसी भी फूल का पुरुष वाला हिस्सा होता है पुंकेसर, ठीक है ना। वो नर वाला हिस्सा होता है किसी भी फूल का। जैसा उसमें जो तंतु है, आप जैसा मैंने कहा, ये लंबे तंतुनुमा संरचनाएं जो है वो पुंकेसर में पाई जाती हैं। और पुंकेसर में जो पाई जाने वाली संरचनाएं हैं उन्हें हम लोग पराग कोश कहते हैं और तंतु कहते हैं। ये देख पा रहे हैं, इस संरचनाओं को हम लोग कह रहे हैं पुंकेसर, ठीक है ना। और याद रखना है, ऐसी संरचनाएं जो
स्त्री केशर कहलाती हैं, उसमें से उसके अंदर जो संरचनाएं हैं वो कुछ ऐसी दिखाई देती हैं जैसा आप पिक्चर्स में भी देख पा रहे हो। और इसी स्त्री केशर के अंदर वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय की मौजूदगी होती है, जैसा आप सभी पिक्चर्स में देख पा रहे हैं। ठीक है ना? ये किसी भी फूल का सबसे अंदरूनी वाला भाग है, सबसे नाजुक, सबसे कोमल, सबसे मुलायम वाला भाग है। और इसी के अंदर होते हैं, अंडाशय के अंदर ही होते हैं बीजांड। इस प्रकार अंडाशय को काटकर आपको यहाँ दिखाया गया है किस प्रकार किसी अंडाशय के अंदर बीज होते हैं, बीजांड होते हैं। ठीक है ना? ये बात भी आपको समझ लेनी है। फ्रेंड्स, अब हमें जान लेना है कि ये अंडाशय क्या होते हैं और क्या होते हैं ये बीजांड। जैसा आप सभी देख पा रहे हैं, अंडाशय किसी भी स्त्री केशर का सबसे अंदरूनी फूला हुआ भाग और हिस्सा जिसमें बीज होते हैं, वो भाग कहलाता है अंडाशय। ठीक है ना? ये फूला हुआ भाग होता है। ठीक है ना? जैसा फूल गया है, कोई सूज गया है, वह भाग स्त्री केशर का, उसे हम लोग कह रहे हैं अंडाशय। अगर अंडाशय को हम काटें, अगर देखने की कोशिश करें कि अंडाशय के अंदर क्या है, तो हमें जो दिखाई देंगे वो है बीजांड। बीजांड में क्या होता है? अंडाशय में छोटी छोटी गोल बीजों जैसी संरचनाएं होती हैं, जिसे हम लोग कह रहे हैं बीजांड। ये अंडाशय के अंदर होती हैं। यानी किसी भी पुष्प के स्त्री केशर के अंदर की संरचना जिसमें अंडाशय होते हैं और अंडाशय के अंदर की संरचना कहलाती है बीजांड। इसे आपको समझना है। यानी किसी भी प्रकार के पुष्प में पुरुष की भी संरचनाएं होती हैं और मादा की भी संरचनाएं होती हैं। इसे आपको समझना है। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, हमने जाना कि एक किसी भी प्रकार के फूल में विभिन्न प्रकार के भाग होते हैं, उनके अंग होते हैं। कुछ भाग को हम कह रहे हैं बाह्यदल, कुछ को हम लोग कह रहे हैं पंखुड़ियां। अब है कुछ भाग कहलाती है स्त्री केशर, कुछ भाग कहलाती है पुंकेसर। सब भागों के नाम अलग हैं, काम भी अलग है। इनके बारे में हम हायर के क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन इन नाम के बारे में आपको जरूर पता होनी चाहिए फ्रेंड्स। अब ये बात है कि किसी भी फूल में अगर बाह्य दल अगर अलग है, अगर उनके पंखुड़ियां अलग है, तो बाह्य दल भी एक अलग पार्ट है और पंखुड़ियां भी एक अलग भाग है। इसे पहले आपको समझना है। पंखुड़ियां अगर जुड़ी होंगी तो बाह्य दल भी जुड़ा होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। इसे आपको समझना है। पंखुड़ियां एक अलग भाग है, बाह्य दल एक अलग भाग है। उसी प्रकार से स्त्री केशर एक अलग भाग है, पुंकेसर एक अलग भाग है। सभी भाग अलग अलग है। इसे आपको समझना है। और सभी भाग जब एक साथ काम करते हैं ना, तो ही वो हमें किसी प्रकार के एक निर्माण में वो सहायता करते हैं। जैसे किसी भी फूलों से फल का निर्माण होना, इस फूल से भी फल का ही निर्माण होते हैं। इसके बारे में भी हम हायर के क्लासेस में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। लेकिन अब तक हमने फूलों के बारे में भी अच्छे से जान लिया, उनके विभिन्न भागों के नाम भी हमने जान लिए। अब हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जान लेंगे इस चैप्टर से जुड़े क्वेश्चंस और आंसर्स के बारे में। फ्रेंड्स, चलिए देख ले रहे हैं आखिर क्वेश्चंस नंबर 1 में हमसे क्या पूछे गए हैं। जैसा आप सभी देख पा रहे हो, निम्न कथनों को ठीक करके लिखिए। आपको कुछ कथन दिए गए हैं फ्रेंड्स, और वो कथन जो है वो गलत है। ठीक है ना? आपको वो कथन पढ़ना है सबसे पहले और फिर समझना है कि आखिर इस कथन को कैसे हम सही रूप में हम लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए देख ले रहे हैं आखिर प्रश्न नंबर 1 के क में हमसे क्या पूछे गए हैं। जैसा आप सभी देख पा रहे हो, तना मिट्टी से जल एवं खनिज अवशोषित करता है। क्या यह कथन सत्य है? ठीक है ना? तो फ्रेंड्स, आप सभी को जानना चाहिए कि तना जो है वह मिट्टी से जल और खनिज को अवशोषित नहीं करती है। याद रखना है आपको। तो कौन करती है? यह काम करती है जड़। किसी भी पौधे का जड़ वह भाग है जो मिट्टी से जल एवं खनिज को अवशोषित करता है।
यह बात भी आपको याद रखनी है, इसीलिए यह कथन जो है बिल्कुल गलत है। तना मिट्टी से जल एवं खनिज अवशोषित नहीं करता है, बल्कि यह काम करता है जड़। तो आपको लिखना है जड़ें मिट्टी से जल एवं खनिज अवशोषित करता है, जैसा कि आप सभी इस आंसर्स में भी देख पा रहे हो। जड़ें मिट्टी से जल एवं खनिज अवशोषित करता है। तो फ्रेंड्स चलिए देख ले रहे हैं नंबर ख में हमसे क्या पूछे गए हैं। पत्तियां पौधों को सीधा खड़ा रखती है। तो फ्रेंड्स क्या यह बात सच है कि पत्तियां जो होती है वो पौधों को सीधा खड़ा कर रखती हैं? तो फ्रेंड्स यह बात आप लोग जान लें कि पत्तियां नहीं बल्कि तना, किसी भी पौधे का तना वह भाग है जो किसी पौधे को सीधा खड़ा रखने में काफी सहायक होता है। जैसा आपने वीडियोस में भी पढ़ा कि अगर किसी भी पौधे का अगर तना अगर लचीला है, नरम है, मुलायम है या फिर कमजोर है, तो वह पौधा खड़ा नहीं हो पाता। वो पौधा जो है वह जमीन में रेंगने लगता है। ठीक है ना? तो फ्रेंड्स इसीलिए आपको ये जानना है कि पत्तियां नहीं बल्कि किसी भी पौधे का तना वह भाग है जो पौधों को सीधा रखने में काफी मददगार होता है। तो फ्रेंड्स आपको आंसर्स में लिखना है पत्तियां नहीं, पौधों को सीधा खड़ा रखती है उसके तने। ठीक है ना? तो यह आपको लिखना है। तो फ्रेंड्स चलिए देख ले रहे हैं आखिर क्वेश्चंस नंबर ग में हमसे क्या पूछे गए हैं। जैसा आप सभी देख पा रहे हो, जड़ें जल को पत्तियों तक पहुंचाती है। क्या यह बात सच है कि जो जड़ें होती है वो जल को पत्तियों तक पहुंचाती हैं? जड़ें नहीं है फ्रेंड्स, आपको समझना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होनी है आपको। जड़ें जो है वो मिट्टी से जल और खनिज को अवशोषित करती है, लेकिन पत्तियों तक जल को पहुंचाने का जो कार्य है, जो काम है, वो करता है तना। आपको याद रखना है। ठीक है ना? तो यह काम जो है ये तने का है। यह कथन इसीलिए असत्य है कि जड़ें जल को पत्तियों तक पहुंचाती है। ये जो सही होगा वो ये होगा कि तना जल को पत्तियों तक पहुंचाता है, जैसा आप सभी देख पा रहे हो आंसर्स में भी, है ना? नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे नंबर घ में हमसे क्या पूछे गए हैं। पुष्प में बाह्यदल एवं पंखुड़ियों की संख्या सदा समान होती है। क्या यह जो है हमेशा यही होना चाहिए कि किसी भी पुष्प और फूल में जो उसके बाह्य दल होते हैं, ठीक है ना, और जो पंखुड़ियां होती है उनकी जो संख्या है, क्या ये सदैव समान ही होगी? क्या ये बात जो है हमेशा ये लागू होता है? तो फ्रेंड्स आप सभी ने वीडियोस में भी जाना कि पुष्प में बाह्य दल और पंखुड़ियों की जो संख्या है वो सदैव समान नहीं होती है। इसे आपको याद रखनी है। अगर हो सकता है कि बाह्य दल की संख्या ज्यादा है तो हो सकता है कि पंखुड़ियों की संख्या उससे कम है। ठीक है ना? यह भी हो सकता है, इसे आपको समझना है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप लिखोगे पुष्प में बाह्य दल और पंखुड़ियों की संख्या सदा समान नहीं, सदा असमान होती है या फिर समान नहीं होती है। ऐसा करके आपको लिखना है, जैसा आपकी उत्तर में भी देख पा रहे हो। नेक्स्ट अब लोग आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे कि आखिर नेक्स्ट क्वेश्चंस में हमसे क्या पूछे गए हैं। यदि किसी पुष्प के बाह्य दल परस्पर जुड़े हों, याद रखना है आपको, यदि किसी पुष्प के बाह्य दल परस्पर जुड़े हो तो उसकी पंखुड़ियां भी आपस में जुड़ी होंगी। तो याद रखना है कि किसी भी पुष्प के अगर बाह्य दल जुड़े नहीं, अगर अलग हो तो उनकी पंखुड़ियां भी अलग होंगी। याद रखना है आपको, अगर बाह्य दल अलग है तो पंखुड़ियां भी आपस में जुड़ी नहीं होंगी। ठीक है ना? इसे सही करके आपको लिखना है। नेक्स्ट हम लोग आगे देख लेंगे फ्रेंड्स कि यदि किसी पुष्प की पंखुड़ियां परस्पर जुड़ी हो तो क्या होगा? स्त्री के सर पंखुड़ियों से जुड़ा होगा क्या? यह आपसे पूछा गया है। तो समझना है पहले सवाल को। यदि किसी पुष्प की अगर पंखुड़ियां परस्पर अगर जुड़ी है मान लो, ठीक है ना, तो उसके स्त्री केसर जो है पंखुड़ियों से जुड़ा होगा। तो स्त्री केसर जो है क्या वो पंखुड़ियों से जुड़ा होगा?
तो फ्रेंड्स ये आपको जानना चाहिए, अगर पुष्प की पंखुड़ियां अगर जुड़ी हैं तो यह मुमकिन नहीं है कि यह पॉसिबल नहीं है कि स्त्री क्रेस्चर जो है वो पंखुड़ियों से जुड़ा होगा, नहीं भी हो सकता है जुड़ा। यह भी बात आपको जान लेनी है, ठीक है ना। तो इसीलिए आप आंसर्स में लिखोगे, जैसा आप सभी देख पा रहे हो आंसर्स में भी, कि यदि किसी पुष्प की पंखुड़ियां परस्पर जुड़ी हैं, ठीक है ना, तो यह जरूरी नहीं कि स्त्री केसर पंखुड़ियों से जुड़ा होगा। यह कोई बात ही नहीं कि स्त्री केसर जो है वो पंखुड़ियों से जुड़ा होता है, वह बिल्कुल ही अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। ये बात आपको पहले समझना है। यह जरूरी नहीं होता है कि अगर पंखुड़ियां भी जुड़ी है तो स्त्री केसर भी जुड़ा होगा, ठीक है ना। इसे आपको समझना है। दोनों पुष्प जो होते हैं ना, ये क्या होते हैं, सब पहले आपको समझना है। इसमें स्त्री केसर और पुंकेसर का जो भाग है वो एक ही पुष्प में होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए हर पार्ट का, हर पुष्प के एक भाग का, हर भाग का अलग अलग काम होता है। इसे आपको समझाया गया है इस पूरे चैप्टर्स में। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि आखिर सवाल नंबर 2 यानी प्रश्न नंबर 2 में हमसे क्या पूछे गए हैं। जैसा आप सभी देख पा रहे हो, निम्न के चित्र बनाइए। आपको ड्राइंग करनी है, आपको चित्र बनाना है। नंबर क में कहा गया है पत्ती के बारे में आपको चित्र बनाना है, पत्ती का एक चित्र बनाना है। नंबर ख में कहा गया है कि आखिर मूसला जड़, जो आपने पढ़ा इस चैप्टर्स में, मूसला जड़ के बारे में भी एक ड्राइंग करनी है आपको, ठीक है ना। और एक फूल जिसका आपने सारणी 7.3 में अध्ययन किया हो, ठीक है ना, यानी गुलाब के फूल का, उसके बारे में भी एक चित्र बनाना है, उसका भी एक चित्र बनाना है। तो फ्रेंड्स आपको एक बहुत ही सुंदर से आपको चित्र बना लेनी है, ठीक है ना। अगर ये क्वेश्चंस अगर आते हैं, ठीक है ना, कभी भी आपको एग्जामिनेशंस में, तो आपको याद रखनी है कि चित्र बनाना जो है वो भी आपको सीख लेना है, ठीक है ना। तो जिस तरह आप देख पा रहे हो, पत्तियों का एक चित्र बनाना है, आप कलर का भी यूज कर सकते हैं अपने चित्र में। तो पत्ती का आप देख पा रहे हो चित्र है, और पत्ती के चित्र में जो संरचनाएं है उस पर ध्यान देनी है, ठीक है ना। जिस तरह आपने पढ़ा कि मध्य शिरा क्या होता है और पर्णवृंत क्या होती है, फलक क्या होती है, आपने इसके बारे में पढ़ा। देखो आप चित्र में भी बहुत ही अच्छे से उन्हें दिखाना है। मूसला जड़ क्या होती है आपने पढ़ा, और एक फूल कैसा हो पाता है, ठीक है ना, उसके बारे में भी आपने जाना। तो इन सभी का चित्र आपको अंकित करना है और रंग का भी इस्तेमाल आपको कर लेना है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं प्रश्न नंबर 3 में हमसे क्या पूछे गए हैं। क्या आप अपने घर के आसपास ऐसे पौधे को जानते हो जिसका तना लंबा परंतु दुर्बल है, ठीक है ना। शर्त क्या है, आप अपने घर के आसपास क्या ऐसे पौधे का नाम जानते हैं जिसका तना जो है वह लंबा है, ठीक है ना, लेकिन दुर्बल भी है। तना लंबा है, दुर्बल है, इसका नाम लिखिए। और आप इसे किस वर्ग में रखेंगे वह भी आपसे पूछा गया है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स आप जानते हैं कि आसपास के घर में या आसपास के जो हम जिस इलाके में रहते हैं, आसपास में आपने बहुत सारे ही पौधे को देखा होगा। उनमें से एक पौधे का एग्जाम्पल्स, उदाहरण हमने आपको इस आंसर्स में बताने की कोशिश की है। तो आप आंसर्स में आप लिखोगे मनी प्लांट का तना लंबा होता है परंतु दुर्बल भी होता है। इसे आपको आंसर्स में उत्तर में लिख डालनी है कि मनी प्लांट का जो तना होता है वो लंबा होता है और दुर्बल भी होता है। और ये जो पौधा है वो किस वर्ग में आते हैं, इसे भी आपको मेंशन करनी है, उल्लेख करना है कि यह पौधा किस वर्ग में आता है। तो ये विसर्पी लता वर्ग में आते हैं, ऐसा भी आपको अपने उत्तर में लिखना है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देख ले रहे हैं कि प्रश्न नंबर 4 में हमसे क्या पूछे गए हैं। आप सभी देख पा रहे हो, पौधे में तना का क्या कार्य होता है उसे आपको लिखना है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स आपने वीडियोस में भी देखा कि तना जो है एक पौधे का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही एक महत्वपूर्ण अंग है किसी भी पौधे का। तो फ्रेंड्स चलिए हमको इसी तने का जो निम्नलिखित काम है उसे हमें लिख डालनी है इस उत्तर में, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको लिखना है कि पौधे में तने के कार्य, ठीक है, देने के बाद एक हेडिंग देने के बाद आप नंबर वाइज आप लिख सकते हो
तो सबसे पहले आपको लिखना है कि यह शाखाओं के बाद कॉमा देना है, पत्तियों कॉमा फूलों और फलों को धारण करता है। सबसे पहली बात आपको यह लिखनी है कि जो तना होता है किसी भी पौधे का वो क्या काम करता है। उनमें से पहला जो काम है वो ये है कि यह शाखाओं, पत्तियों, फूलों और फलों को धारण करता है। जैसा आपने अपने आसपास में भी पौधे को देखे होंगे फ्रेंड्स, कि जो पौधे होते हैं ना उसके जो तना होते हैं तो वो क्या होते हैं, वो क्या करते हैं, शाखाओं, किसी भी पौधे का जो शाखा होता है वो किस पर होता है, तना पर होता है। किसी भी पौधे की जो पत्तियां होती है वो किस पर होती है, तने पर होती है। किसी भी पौधे का जो फूल होता है वह तना पर ही होता है, और फलों को धारण भी यह तना ही करती है। नंबर 2 में आप लिखोगे तना पानी और खनिजों को जड़ों से ऊपरी हिस्सों में पहुंचाता है। यानी जो जड़ें मिट्टी से खनिज और लवण को, जल को जो अवशोषित करती है, उसके बाद का जो काम है वो कौन करता है, तो उसके बाद का जो वो काम है वो तना करता है। क्योंकि जो अवशोषित जो पानी, खनिज, लवण जो है वो जड़ें जो अब अवशोषित कर लेती है, तो उसके बाद जो तना है उसे वो अलग अलग भागों में, पौधे के अलग अलग भागों में ये पहुंचाने का काम जो है वो तना करता है। इसमें जो काम करने वाली जो पाइप होती है, जो नलिकाएं होती है, जो केशिकाएं होती हैं इस पौधे की, उनका नाम है जाइलम और फ्लोएम। यह मैंने भी आपको वीडियोस में बताया था, ठीक है ना। तो आप लिखोगे तना पानी और खनिजों को जड़ों से ऊपरी हिस्सों में पहुंचाने का काम करता है, ठीक है ना। और उसमें ये काम करता है कि कौन सा पार्ट मैंने बताया, जाइलम और फ्लोएम, याद रखना है आपको। नंबर नेक्स्ट में आपको लिखना है यह पत्तियों में तैयार भोजन को अन्य भागों तक पहुंचाता है। यह भी तना का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण काम होता है कि पत्तियों में बने जो खाने हैं, जो खाद्य पदार्थ है, उसे पौधे के विभिन्न भागों तक या फिर अन्य भागों तक पहुंचाना। जैसा आप सभी जानते हो कि पत्तियां जो होती हैं किसी भी पौधे के, वह उसके रसोई घर का काम करती है। वहां पर किसी भी पौधे का जो खाना होता है वह बनता है कहां पर, वह पत्तियों पर बनता है। और पत्तियों पर बने इस भोज्य पदार्थ को, खाद्य पदार्थ को तना जो है वह प्लांट्स के यानी पौधे के डिफरेंट पार्ट्स में वो ले जाने का काम करती है। इसे आपको याद रखना है और आंसर्स में भी लिख डालनी है। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि आखिर प्रश्न नंबर 5 में हमसे क्या पूछे गए हैं। निम्न में से किन पत्तियों में जालिका रूपी सिरा विन्यास पाया जाता है, यह आपसे पूछा गया है कि आपको कुछ पत्तियों के नाम दिए गए हैं, बताए गए हैं, और उनमें से आपको बताना है कि इन पत्तियों में आखिर जालिका रूप शिरा विन्यास जो है वो किस पत्तियों में पाया जाता है, वो आपको बतानी है। तो चलिए देख ले रहे हैं कि आखिर जो पत्तियों के जो उदाहरण दिए गए वो आखिर क्या है। जैसा आप सभी देख पा रहे हो, गेहूं, ठीक है ना, तुलसी, मक्का, घास, धनिया, गुड़हल, ये आपको बताए गए हैं कुछ पत्तियों के, कुछ पौधों के पत्तियों के नाम, ठीक है ना। तो अब आपको बताना है कि इनमें से किन पत्तियों में जालिका रूप सिरा विन्यास पाया जाता है। तो फ्रेंड्स आपने वीडियोस में भी पढ़ा कि आखिर जालिका रूपी जो सिरा विन्यास होता है वो आखिर कैसा होता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। यह बात आपको याद रखनी है, उसके हिसाब से आपको उत्तर भी लिखनी है। तो आप जानते हैं तुलसी का पौधा जो है, इनमें से धनिया और गुड़हल, इन पौधों की जो पत्तियां होती हैं उनमें जालिका रूपी शिरा का विन्यास होता है। यानी उनमें जो शिराएं होती है उन पत्तियों में वो जालिका रूप होती है, ठीक है ना। इधर उधर चारों तरफ से एक मध्य शिरा होता है, ठीक है ना, और उससे निकली हुई बहुत सारी शिराएं होती हैं और जालिका जैसी पत्तियों का निर्माण करती है। इसे आपको समझना है, ठीक है ना, और मैंने आपको वीडियोस में भी बताया था। तो इसीलिए आपको इसमें आंसर्स के रूप में लिखना है तुलसी, धनिया और गुड़हल।
ये ऑप्शंस को आपको चूज करनी है, चुनना है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स चलिए देख ले रहे हैं आखिर प्रश्न नंबर 6 में हमसे क्या पूछे गए हैं। यदि किसी पौधे की जड़ रेशेदार हो तो उसकी पत्ती का शिरा विन्यास किस प्रकार से होगा, यह आपसे पूछा गया है। तो फ्रेंड्स अगर कोई भी पत्ती, कोई भी पौधों की जड़ अगर रेशेदार होती है, जैसा मैंने आपको वीडियोस में भी बताया कि कैसे आप किसी प्रकार के पौधे की पत्तियों को देखकर समझ जाओगे कि उसमें जो जड़ें हैं वो कैसी हैं, ठीक है ना। रेशेदार जड़ें हैं या फिर मूसलधार जो जड़ें हैं वो कैसी हैं, ठीक है ना। वो कैसे पहचान पाओगे, तो उसके पत्तियों को देखकर। तो इसीलिए सिरा विन्यास जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है इसी जगह पर, जब आप किसी भी प्रकार के पौधे की पत्तियों को देखकर उसके बारे में कुछ भी अंदाजा लगाने की कोशिश करती हो कि उनकी जड़ें किस प्रकार से होती होंगी, ठीक है ना। तो वहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है शिरा विन्यास को समझना। तो इसीलिए आपसे पूछा गया है यदि किसी पौधे की जड़ रेशेदार हो तो उसकी पत्ती का सिरा विन्यास किस प्रकार का होगा, वो आपसे पूछा गया है। तो फ्रेंड्स चलिए देख ले रहे हैं इस क्वेश्चन का आंसर हमें क्या देना है। याद रखना है समानांतर सिरा विन्यास, जो समांतर सिरा विन्यास होते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए देख ले रहे हैं अब प्रश्न नंबर 7 में हमसे क्या पूछे गए हैं। यदि किसी पौधे की पत्ती में जालिका रूपी शिरा विन्यास हो तो उसकी जड़ें किस प्रकार की होंगी, यह आपसे पूछा गया है। यदि किसी, जिस तरह आपको अगले क्वेश्चंस में पूछा गया था, पिछले क्वेश्चंस में कि किसी पौधे की अगर पत्ती, अगर जड़ अगर रेशेदार होती है तो उसकी पत्ती का शिरा विन्यास कैसा होगा, उसी प्रकार किसी भी मान लो पौधे की पत्ती का अगर जो रूप है वो जालिका रूपी शिरा विन्यास है तो उस प्रकार उसके जड़ किस प्रकार की होंगी, यह आपसे पूछा गया है। तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि किसी प्रकार की जो पौधे हैं उसके अगर पत्तियां अगर जालिका रूपी शिरा विन्यास होंगी तो उसकी जो जड़ें हैं वो मूसला जड़ें होती है, जैसा मैंने आपको वीडियोस में भी बताया, ठीक है ना फ्रेंड्स। यह बात आपको याद रखनी है। तो फ्रेंड्स चलिए देख ले रहे हैं अब हम कि प्रश्न नंबर 8 में हमसे क्या पूछे गए हैं। क्या आप किसी पौधे की पत्ती को छाप देखकर, पौधे की पत्ती का छाप देखकर यह पहचान कर सकते हैं कि उसकी जड़ मूसला जड़ होगी अथवा जकड़ा जड़, ठीक है ना। ये आपको बताना है। तो वो कैसे होगा वो आपसे पूछा गया है, एक्सप्लेन करनी है आपको कैसे, ठीक है ना, बताना है ये कैसे मुमकिन है। तो फ्रेंड्स आपको लिखना है उत्तर में क्या, चलिए देख ले रहे हैं। आपको लिखना है हाँ, ठीक है ना, कि आप क्या पहचान पाओगे, पहचान कर सकते हो, तो आपका उत्तर होगा हाँ। आपको पूछा गया था कि आप किसी पौधे की पत्ती की छाप देखकर यह पहचान सकते हैं कि उसकी जड़ें मूसला है या फिर जकड़ा जड़ें हैं, तो आपका उत्तर होगा, पहले आप लिखोगे हाँ, उसके बाद आप पैराग्राफ चेंज करोगे या फिर कॉमा देने के बाद आगे लिखोगे, ठीक है ना। लिखोगे यदि पौधे की पत्तियों में जालिका रूपी शिरा विन्यास हो। याद रखना है यदि पौधे की पत्तियों में जालिका रूपी शिरा विन्यास हो तो उसकी जड़ें मूसला जड़ होगी, और यदि पौधे की पत्ती में समानांतर शिरा विन्यास हो तो शिरा विन्यास हो तो उसकी जड़ें जकड़ा जड़ें होंगी अथवा रेशेदार जड़ें होंगी। यह बात आपको लिख डाली है और यह इस बात को बताया भी गया है आपको अच्छे से, आपको इस चैप्टर्स में कि किस प्रकार से किसी भी पौधे के जड़ों के बारे में आप जो है वो निर्णय कर पाओगे उसकी पत्तियों को देखकर, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और देख ले रहे हैं कि आखिर प्रश्न नंबर 9 में हमसे क्या पूछे गए हैं। किसी पुष्प के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। आप सभी को पता है कि एक पुष्प में कौन कौन से भाग होते हैं, उन भागों का नाम जो है वो आपको बताने हैं। तो आप देख पा रहे हो किसी पुष्प के विभिन्न भाग होते हैं, बाह्यदल, पंखुड़ियां, श्रीकेशर, पुंकेशर आदि, ये आपको नाम लिखने हैं, ठीक है ना। तो इसको लिखने के बाद चलिए हम लोग देख ले रहे हैं आखिर प्रश्न नंबर 10 में हमसे 10 में हमसे क्या पूछे गए हैं।
अब देख पा रहे हो, निम्न में से किन पौधों के फूल आपने देखे हैं? ये आपसे पूछा गया है कि आखिर बहुत सारे पौधे का नाम दिया गया है और आपको बताया गया है कि किन पौधों के फूल आपने देखे हैं। तो फ्रेंड्स चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर पौधों के नाम आखिर क्या है। घास, मक्का, गेहूं, मिर्च, टमाटर, तुलसी, पीपल, और नेक्स्ट है शीशम, बरगद, आम, जामुन, अमरूद, अनार, पपीता, केला, नींबू, गन्ना, आलू, मूंगफली। ये हैं पौधों के नाम और इनमें से आपने किन पौधों में फूल देखा है ये आपसे पूछा गया है। तो फ्रेंड्स आपको क्या लिखने हैं? तो फ्रेंड्स आपको लिखने हैं कि हमने निम्नलिखित पौधों के फूल देखे हैं। ठीक है ना? आपको पहले ये हेडिंग्स देनी है और देन आपको लिख डालना है आपका जो आंसर्स है। ठीक है ना? आपने फूल देखा है मक्का, मक्का में आपने देखा है, टमाटर में देखा है, तुलसी में, पीपल में, बरगद, आम, जामुन, अमरूद, पपीता और आलू। इन पौधों के फूल होते हैं। ठीक है ना? इसे आपको याद रखनी है और इसे आपको लिख डालना है। हो सकता है ये जो सवाल है आपको परीक्षा में भी पूछे जाए। ठीक है ना? तो फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आखिर देख लेते हैं सवाल नंबर 11 में, प्रश्न नंबर 11 में हमसे क्या पूछे गए हैं। जैसा आप सभी देख पा रहे हो, पौधों के उस भाग का नाम लिखिए जो भोजन बनाते हैं और इस प्रक्रम को क्या कहते हैं ये आपसे पूछा गया है। तो फ्रेंड्स मैंने बार बार इस वीडियो में आपको बताया कि किसी भी पौधे का वह भाग जो भोजन बनाता है उसे हम पत्तियां कहते हैं और पत्तियों में इस भोजन बनाने की प्रक्रिया जो है वह प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ठीक है ना? तो चलिए देख ले रहे हैं सवाल का उत्तर हमें कैसे देना है। आप लिखोगे पौधों की पत्तियां भोजन बनाने का कार्य करती है। इसे सबसे पहले आपको लिखना है और देन आपको लिखना है पत्तियों द्वारा भोजन बनाने की इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जैसा आप सभी देख पा रहे हो उत्तर में भी इसे आपको लिख डालनी है। आपने इस वीडियो में आपके चैप्टर्स में भी आपने जाना कि आखिर पौधों की जो पत्तियां होती हैं उससे हम लोग रसोई घर कहते हैं, वह भोजन बनाने का काम करती है और भोजन जब बन जाती है तो तना पौधों के विभिन्न भागों तक उस भोजन को पहुंचाती है। ठीक है ना? तो फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे कि क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे क्या पूछे गए हैं। पुष्प के किस भाग में अंडाशय मिलता है वो आपको बताने हैं कि आखिर किसी एक पुष्प के वह कौन सा भाग है जिसमें अंडाशय जो है वह मिलता है। ठीक है ना? आप लिखोगे फूल में स्त्री केसर के सबसे निचले सूजे हुए और फूले हुए भाग में अंडाशय स्थित होता है। सूजे हुए का मतलब फूले हुए, याद रखना है। ठीक है? जो फूल जाता है, जो सूज जाता है। ठीक है ना? तो आप लिखोगे फूल में स्त्री केसर के सबसे निचले सूजे और फूले हुए भाग में अंडाशय स्थित होता है। यह बात भी आपको याद रखनी है फ्रेंड्स और इसी प्रकार से आपको आंसर्स भी लिखनी है। ठीक है ना? तो फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि प्रश्न नंबर 13 में हमसे क्या पूछे गए हैं। आप देख पा रहे हो, ऐसे दो पुष्प के नाम लिखिए जिनमें से प्रत्येक में संयुक्त और अलग अलग पंखुड़ियां हों। याद रखनी है आपको कि ऐसे दो पुष्पों के नाम आपसे पूछे जा रहे हैं जिनमें से प्रत्येक में संयुक्त फूल और अलग अलग पंखुड़ियां हैं। ठीक है ना? तो आप लिखोगे संयुक्त पंखुड़ियों वाले पुष्प, संयुक्त पंखुड़ियों वाले फूल का नाम आपको एक हेडिंग देना है और दूसरा हेडिंग जो है वो होगा अलग अलग पंखुड़ियों वाले पुष्प का नाम। इस प्रकार से आपको दो हेडिंग्स बनानी है और देन आपको पुष्प के नाम लिखने हैं। तो संयुक्त पंखुड़ियों वाले पुष्प हैं वो आपको लिखना है नाम धतूरा और टमाटर का। ठीक है ना? धतूरा और टमाटर का नाम जो है आप लिखोगे संयुक्त पंखुड़ियों वाले पुष्प के कैटेगरीज में और देन आप लिखोगे अलग अलग पंखुड़ियों वाले पुष्प के कैटेगरीज में जो नाम लिखोगे, जो वर्ग में आप श्रेणी में जो नाम लिखोगे वह नाम होगा कमल और गुलाब का। ये बात भी आपको याद रखनी है फ्रेंड्स। ठीक है ना?